गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोगों ने इसके पहले यानी कि लेक्चर नंबर 1 में जैव शक्ति सिद्धांत समझा था। 2 मिनट में हम लोग पहले इसको रिकॉल करेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू इसको कैरी ऑन करने वाले हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, जैव शक्ति सिद्धांत को दिया था हमारे बर्जीलियस साहब। जैव शक्ति सिद्धांत को किसने दिया था? बर्जीलियस साहब जी ने दिया था। और बर्जीलियस ने क्या कहा था कि जैव शक्ति सिद्धांत जो होता है, संसार में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, संसार में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उन सबका निर्माण केवल जैव जंतुओं से ही होता है। मतलब बर्जीलियस ने क्या कहा कि जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है। इन्होंने क्या कहा? जैव जगत ही कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करने का, कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करने का एक मुख्य साधन या एक मुख्य स्रोत है, एक साधन है। ऐसा किसने कहा था? बर्जीलियस ने। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में जैव शक्ति की उपस्थिति या जैव शक्ति का रहना या की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है। बोलो, इतना समझ पाए? जैव शक्ति की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है। इसको ऐसा कह सकते हो। या इसी बात को, बर्जीलियस के इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जैव जंतु से होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिक का निर्माण, संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण या कार्बनिक यौगिकों को जो बनाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल किसके द्वारा होता है? केवल जैव जंतु या जीव जंतु, केवल जीव जंतुओं के ही द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा होता है। तो बर्जीलियस के इस सिद्धांत को, जो कि जैव शक्ति पर, जैव जगत पर आधारित है, इस सिद्धांत को कहा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। बोलो, समझ में आया? अब यहां पर पूछा जाए जैव शक्ति सिद्धांत किस पर आधारित है, तो जैव शक्ति सिद्धांत कार्बनिक यौगिकों पर आधारित है, कार्बनिक पदार्थों पर आधारित है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? सबको पता है जो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट और कार्बन के बाइकार्बोनेट, इनको छोड़ दो, बाकी सारे कार्बन से बने हुए यौगिकों को कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ पाए कि नहीं ये चीज? कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन के कार्बोनेट्स और कार्बन के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को छोड़कर बाकी सभी बने हुए कार्बनिक यौगिकों को, बने हुए कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये सारा मैंने लिखवाया, आप लोग लिखे हो, सब लोग लिखे हो ना भैया? आपका कवर हो गया? क्लियर है? बाद में लिख भी लेना। बोलो, इतना क्लियर है? लेकिन अच्छा खासा ये सिद्धांत चल रहा था, जिसे था जैव शक्ति सिद्धांत, जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स एनर्जी, जिसको क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है इंग्लिश में। लेकिन फिर भाई आ गए बीच में एक बर्जीलियस साहब आ गई। बर्जीलियस साहब ने ये दिया था, लेकिन इसके बाद एक आ गए होलर। इसके बाद कौन आ गए? भैया होलर आ गए, और उनका नाम था फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक होलर आए और कहे कि अब सुनो, हमारी बात सुनो, ये जोन साहब बताए गा है ना, जो तुम मानत आओ, ये गलत है। सुनो, अब मेरी बात सुनो। फ्रेडरिक होलर आए और ये जर्मन वैज्ञानिक था। ये कहां का था?
जर्मन वैज्ञानिक था, तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर आया और इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, है ना, इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने के बाद इन्होंने क्या किया, अकार्बनिक यौगिक से, अकार्बनिक पदार्थ से, ऐसे पदार्थ से जो कि कार्बनिक नहीं है, उन अकार्बनिक पदार्थ से इन्होंने भैया कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। कैसे, वो क्या इन्होंने लैब किया, क्या इन्होंने प्रैक्टिकल किया, क्या रीजन देते हुए इन्होंने बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को फ्लॉप कर दिया, जैव शक्ति सिद्धांत का समापन कर दिया, अंत कर दिया। किसने, तो फ्रेडरिक होलर ने किया था। कब भैया, होता क्या है, 1828 की बात है। फ्रेडरिक होलर ने अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया। कहानी सुनो, 1828 की बात है। फ्रेडरिक होलर ने अपने प्रयोगशाला में, अपने लेबोरेटरी में एक प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या लिया था, एक अकार्बनिक यौगिक लिया था। ध्यान दो, उस प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या लिया था, एक अकार्बनिक यौगिक लिया था, एक अकार्बनिक पदार्थ लिया था और उस अकार्बनिक पदार्थ का नाम है बच्चा अमोनियम साइनेट है, यानी कि NH4 और CNO इन्होंने लिया। क्या लिया, अमोनियम साइनेट लिया, NH4 CNO। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। और ये क्या है भैया, अकार्बनिक पदार्थ है। इन्होंने एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट लिया, अकार्बनिक पदार्थ क्या लिया, अमोनियम साइनेट लिया और कुछ किया नहीं, इसको कर दिया गरम। अमोनियम साइनेट को क्या कर दिया, गरम कर दिया। और गरम करने के बाद में, है ना, गरम करने के बाद में इन्होंने प्राप्त किया भैया यूरिया। नमस्ते नमस्ते। इन्होंने प्राप्त किया यूरिया, लेकिन एक चीज और है, इन्होंने इस चीज को गर्म किया लेकिन इसको पोटेशियम साइनेट के साथ मिलाकर गर्म किया। और एक चीज और याद रखना, जो अमोनियम साइनेट, अच्छा हटाओ, अभी हम ऐसे समझें, अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म किया, ठीक है, और गर्म करने के बाद, अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करने के बाद इन्होंने प्राप्त किया यूरिया। और यूरिया होता है भैया NH2CO, NH2 जो कि है एक कार्बनिक यौगिक, जो कि क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या है ये, यूरिया। इन्होंने कहा, आप बोले थे, जैसा कि ये सबको पता है, कार्बन दुनिया के समस्त जीवों में पाया जाता है ना, तो इन्होंने क्या किया, एक अकार्बनिक पदार्थ लिया जिसमें कार्बन का कोई अंश है ही नहीं। अब पूछो कहां भाई, अमोनियम साइनेट CNO, ये साइनेट का पूरा है, साइनाइड आप लोग सुने होंगे, क्लियर है। तो अकार्बनिक पदार्थ को गर्म करके इन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बना, इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हुआ था, क्लियर है, इसके लिए थोड़ा सा इन्होंने लंबा प्रोसेस किया था। हुआ क्या था, देखो किया क्या था इन्होंने किया ये था कि भैया अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट KCNO, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को पहले गर्म किया था और गर्म करने के बाद यहां पर पॉजिटिव आयन NH4 है और यहां नेगेटिव है CNO, क्लियर है। तो पॉजिटिव है NH4 और नेगेटिव है CNO, यानी कि बना अमोनियम साइनेट। और इसके साथ में यहां पर पॉजिटिव है पोटेशियम, यहां पर नेगेटिव है सल्फेट। तो भाई पोटेशियम सल्फेट के SO4 हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पता है सबको सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या होगा
K2SO4 होगा। इस चक्कर में यहाँ 2 लगाना पड़ा, लेकिन इस चक्कर में प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आ गई। NH4 2 बार है, 2 बार लगा दिया गया CnO, 2 बार CnO, 2 बार यहाँ पर है, बैलेंस हो गया आपका समीकरण। समझ पाए इतना या नहीं समझ में आया? इन्होंने क्या किया देखो, यही सीधा है। फ्रेडरिक होलर ने क्या किया था, एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से इन्होंने उसको गर्म करके इन्होंने बनाया कार्बनिक पदार्थ यूरिया के रूप में। लेकिन ये अमोनियम साइनेट इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिया, बल्कि अमोनियम साइनेट को अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट से पहले प्राप्त किया। तो अमोनियम साइनेट के साथ पोटेशियम सल्फेट, जो कि एक नमक होता है, साल्ट होता है, उसको अलग कर दिया और इस चीज को पुनः गर्म किया। इस चीज को उन्होंने पुनः गर्म किया और फाइनली इन्होंने अकार्बनिक पदार्थ की हेल्प से इन्होंने एक कार्बनिक पदार्थ बना दिया, है ना, एक कार्बनिक पदार्थ बना दिया। क्लियर? इतना समझ पा रहे हो ना? इतना समझ में आया? एक कार्बनिक पदार्थ इन्होंने बना दिया। उसके बाद कई सारा प्रैक्टिकल, कई सारा लेबोरेटरी में प्रयोग किया गया, कार्बनिक यौगिकों को बनाया गया। ठीक है, एक कोल्बे नाम के वैज्ञानिक थे, कोल्बे, ठीक है, उन्होंने एसिटिक अम्ल बनाया इसी प्रकार से, है ना। और एक बर्थेलो नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेथेन बनाया। तो जब आगे काफी सारे लोगों ने अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक पदार्थ बनाए, तो वहां पर जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया, समापन हो गया। समझ पाए? क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहती है, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है तो जैव जगत है, क्योंकि जैव जगत कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। इन्होंने कहा जरूरी नहीं है, अकार्बनिक पदार्थों से भी हम कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? और इस प्रकार जैव शक्ति की उपस्थिति में इन्होंने क्या किया, यहां पर कोई जैव शक्ति तो उपस्थिति नहीं है कि कोई जीव जंतु है। इन्होंने क्या कहा, कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करना है तो भैया जीव जंतुओं की आवश्यकता होगी। इन्होंने कहा भैया कहां आवश्यकता हो रही, बच्चा बताओ। होलर साहब ने क्या कहा, कहां आवश्यकता हुई, मैंने लैब किया, लो मैंने दिखाया, ना विश्वास हो करके देख लो। और उसके बाद कुछ और वैज्ञानिक जैसे कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बनाया, है ना, फिर बर्थेलो ने मेथेन भी बनाया। सबने कहा हाँ भाई बात तो ये सही करा बंदा, होलर साहब सही करे, बिल्कुल सही करे, हमने लैब किया, ना किसी जीव को मारा ना कुछ किया, सिंपल सा मैंने अमोनियम सल्फेट उठाया, पोटेशियम साइनेट गर्म किया और गर्म करने के बाद क्या बना हमारा अमोनियम साइनेट, और ये साल्ट बन गया। चूंकि नमक का कोई मतलब ही नहीं तो अमोनियम साइनेट को फिर से मैंने गर्म किया तो यहां पर कार्बनिक यौगिक यूरिया बन गया। और यूरिया कार्बनिक पदार्थ है, इसमें कहां जैव शक्ति का सिद्धांत मतलब सिद्धांत अप्लाई हुआ, है ना। मतलब इस प्रकार बिना किसी जीव जंतुओं की सहायता से एक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया गया। अतः जैव बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसका अंत हो गया। समझ में आया? अगर ये साहब नहीं आकर करते तो शायद वही चलता रहता, शायद वही चलता रहता। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना है बताइए? कार्बनिक रसायन में घुमा फिराकर हमें पढ़ना है ऐसे तत्व के बारे में, ऐसे यौगिक के बारे में जो कि कार्बनिक पदार्थ हो, कार्बनिक यौगिक हो। कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना है बताइए? कार्बनिक रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। लेकिन कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट, कार्बन के बाइकार्बोनेट और एक और मिल गया भाई, कार्बन के साइनेट को छोड़कर या कार्बन के साइनाइड को छोड़कर बाकी सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। भाई कैल्शियम कार्बोनेट में भी एक तरह से कार्बन का अंश है, लेकिन कार्बन, अगर कोई पूछ ले कार्बनिक रसायन क्या, क्या बताओगे? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। लेकिन कार्बन के कार्बोनेट, कार्बन के बाइकार्बोनेट,
कार्बन के ऑक्साइड और कार्बन के साइनाइड को छोड़कर। ये सबसे पहली क्लास में मैंने कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन लिखवा दिया है ना, बताया है। समझ पाए या नहीं बताया तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने बता दिया, लेक्चर 2 को पेंडिंग में रखा गया था। समझ पाए? अच्छा ये बताओ, समझ में आया? इन्होंने ये कब दिया था? तो आप कहोगे 1828 में। कैसे दिया था? ये बकायदा प्रैक्टिकल के साथ इन्होंने लैब किया है, कोई गलत भी नहीं कर सकता इनकी ये थ्योरी को। बताइए भैया, समझ में आया? तो आप लोग ये चीज लिख लीजिए। अगर वो इसके पहले वाला लिखे तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी ये चीज आप लिख लो ऐसे जो। और लास्ट में आपको क्या लिखना है? इस प्रकार, है ना, इस प्रकार लिखिए, लास्ट वाली लाइन लिख लीजिए। इस प्रकार बिना किसी जैव शक्ति या जीव जंतु की उपस्थिति के, इस प्रकार बिना किसी, इस प्रकार बिना किसी जैव शक्ति, जैव शक्ति ब्रैकेट में जीव जंतु, जैव शक्ति या जीव जंतु, इस प्रकार बिना किसी जैव शक्ति या जीव जंतु की उपस्थिति के, की उपस्थिति के क्या बनाया गया? कार्बनिक यौगिक का निर्माण करके, नमस्ते भैया, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करके, आगे आप लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिक का निर्माण करके क्या हुआ? या कार्बनिक यौगिक का निर्माण होने के कारण, होने के कारण जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। बर्जीलियस साहब फ्लॉप, इसे लिखिए।